students. So today we are going to start body fluids and circulation. Okay. बॉडी फ्लूइड्स बेसिकली आज हम बॉडी फ्लूइड्स ही देखेंगे बस. ओके. तो फ्लूइड्स क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि फ्लूइड्स क्या है, फ्लूइड्स की जरूरत क्यों पड़ी नेचर को. ठीक है. तो फ्लूइड्स की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो भी सब्सटेंसेस मैं अपनी बॉडी में ले रही हूँ, ठीक है, मैं कुछ खा रही हूँ या फिर मैंने ऑक्सीजन लिया, ये सब मेरे बॉडी के सारे सेल्स तक के पहुंचना चाहिए, मेरी बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंचना चाहिए ये. तो इसके लिए एक मीडियम चाहिए था मुझे, नेचर को एक मीडियम चाहिए था इसके लिए. ठीक है. तो इसके लिए फ्लूइड बनाने की जरूरत पड़ी नेचर को, एक फ्लूइड मीडियम की. ठीक है. ताकि जो भी सब्सटेंसेस मैं इनटेक कर रही हूँ वो मेरे बॉडी के हर सेल्स तक के पहुंचे. ठीक है. अब अगर हम बात करें कुछ शुरू के ऑर्गेनिजम्स में, तो उनमें तो वाटर करंट्स के थ्रू ये चीजें होती है. ठीक है. अगर हम प्रोकैरियोट्स वगैरह की बातें करें तो. लेकिन ह्यूमन बॉडी में स्पेसिफिकली आज हम ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे, तो ह्यूमन बॉडी में ये चीज ब्लड के थ्रू होती है. तो ब्लड एक्ट एज अ मीडियम. ठीक है. जिससे हम सब्सटेंसेस को हमारे बॉडी के सेल्स तक के पहुंचा सके. ठीक है. तो इसके लिए हमें फ्लूइड की जरूरत पड़ी. अब ब्लड है क्या? ब्लड एक्ट एज अ मीडियम, ये तो पता चल गया हमें, लेकिन ब्लड क्या है? व्हाट इज ब्लड? तो देखो, अब क्योंकि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सारी चीजें सेल से मिलकर के बनी हुई है. ठीक है. तो सेल को बोला जाता है कि दिस इज कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. कनेक्टिव टिश्यू. अब ये तो सबको पता होता है, लेकिन एग्जाम में लिखा हुआ आता है फॉल्स, और पूछता है कि ये सही है या फिर ये गलत है. तो ये चीज सही है बिकॉज ब्लड इज अ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू. ओके. ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि एक तो इसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, और दूसरा ये डिवाइड नहीं कर सकता. ठीक है. लेकिन कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स है वो डिवाइड कर सकती है रियल में, तो इसलिए मैं इसे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोलूंगी. ठीक है. तो ब्लड की जरूरत हमें क्यों पड़ी नेचर को? सारे सब्सटेंसेस को हमारे सेल्स तक पहुंचाने के लिए एक मीडियम की जरूरत थी, और हमारे में वो मीडियम ब्लड बना. ठीक है. अमीबा वगैरह में ये अलग होता है, वो हम जब प्लांट पढ़ेंगे तब देखेंगे. ठीक है. तो ब्लड किन दो चीजों से मिलकर बना है? ब्रॉड वे में अगर मैं बात करूं कि ब्लड किन दो चीजों से मिलकर बना है, तो ब्लड एक तो प्लाज्मा से मिलकर बना है, जो कि ब्लड का लिक्विड पार्ट है. ठीक है. ब्लड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है और वो दो चीजों से मिलकर बना है. एक तो प्लाज्मा और एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ये दो चीजें ही होती है बस ब्लड में. फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर हमारी सेल्स आ जाती है सारी, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स. ठीक है. व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स. ठीक है. प्लाज्मा हमारा लिक्विड पार्ट होता है. अब ये 55% होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं. ठीक है. तो ब्लड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है जो कि प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है. प्लाज्मा हमारा लिक्विड वाला पार्ट है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाती है. ठीक है. अब देखते हैं पहले आरबीसी क्या होती है. आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इसे मैं एरिथ्रोसाइट भी बोल सकती हूँ. ठीक है. एरिथ्रोसाइट भी बोल सकती हूँ. अब आरबीसी जो है वो बाइकॉन्केव शेप की होती है. ठीक है.
इसका लाइफ स्पैन 120 डेज का होता है। अब ये तो बेसिक जनरल चीजें हैं। मुझे बताओ बाइकॉनकेव शेप ही आरबीसी का क्यों बनाया गया? मतलब नेचर ने आरबीसी को बाइकॉनकेव शेप ही क्यों बनाया? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आरबीसी का मेन काम है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना सेल्स तक के, और CO2 वापस लेके आना। ठीक है, ये आरबीसी का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का। अब ये आरबीसी है समझ लो, ठीक है, लेट्स से समझ लो बस कि ये आरबीसी है। अब इस आरबीसी में मुझे हीमोग्लोबिन के पिगमेंट्स चाहिए खूब सारे। हीमोग्लोबिन के साथ ही तो अटैच होकर ऑक्सीजन जाएगा ना, हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर ही जाएगा। तो अब मुझे ब्लड अपना काम बहुत अच्छे से कर सके, इसके लिए मुझे बहुत सारे हीमोग्लोबिन के पिगमेंट्स चाहिए। ठीक है, तो जितने ज्यादा पिगमेंट रहेंगे उतनी ज्यादा अच्छी बात है ना, आरबीसी अपना काम ज्यादा अच्छे से कर पाएगा। इसी रीजन से आरबीसी को बाइकॉनकेव शेप में बनाया गया है। तो आंसर में कैसे लिखा हुआ आता है क्वेश्चन में कि does biconcave shape of the RBC increases the surface area, तो उसका आंसर यस जाएगा। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा बाइकॉनकेव शेप, इसीलिए बाइकॉनकेव शेप नेचर ने बनाया है आरबीसी को, क्योंकि ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके। सरफेस एरिया इंक्रीज करने से क्या होगा, आरबीसी में बहुत सारे हीमोग्लोबिन के पिगमेंट रह पाएंगे, तो आरबीसी अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएगा। अब ये काम बहुत अच्छे से करे इसके लिए नेचर ने और इसे क्या दिया है, देखो नेचर ने और क्या दिया है इसे। नेचर ने इसे शुरू में न्यूक्लियस दिया। शुरू में मतलब जब आरबीसी छोटी थी, जब आरबीसी इमेच्योर थी। ठीक है, जब आरबीसी इमेच्योर थी तो इसके पास न्यूक्लियस था। जब आरबीसी मैच्योर हुई, ठीक है, जब सर्कुलेशन में आई, मैच्योर होने के बाद आरबीसी एन्यूक्लिएटेड हो गई। एन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं है आरबीसी के पास, क्योंकि जगह खाली चाहिए थी मुझे, तो नेचर ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं दिया। तो आरबीसी बाइकॉनकेव शेप की है। आरबीसी के बाइकॉनकेव शेप होने के कारण उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया मैंने बढ़ा दिया, लेकिन अगर उसके अंदर मैंने उसे माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया होता, उसे न्यूक्लियस दे दिया होता, तो क्या उसका सरफेस एरिया इंक्रीज रहता क्या? मतलब तो फिर वही हो जाता। इसलिए नेचर ने न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें नहीं दी। तो अब जगह खाली है, अब इसमें बहुत सारे हीमोग्लोबिन के पिगमेंट्स रह सकते हैं। अब क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है ना, आरबीसी में एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन ये पता होना चाहिए। एरोबिक रेस्पिरेशन आरबीसी में नहीं होगा, क्योंकि साइट फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। अब आरबीसी के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और नहीं क्यों है, क्यों नहीं है? क्योंकि स्पेस हमें ज्यादा चाहिए थी हीमोग्लोबिन के पिगमेंट्स को रखने के लिए, तो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा आरबीसी में, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक दूसरा क्वेश्चन और पूछता है कि ग्लाइकोलाइटिक पाथवे होगा क्या, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे या फिर ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स। ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स मिलेंगे क्या आरबीसी में? ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स आरबीसी में मिलेंगे, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो आरबीसी के पास ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स है, इसलिए ग्लाइकोलाइसिस होगा वहां पर, लेकिन बाकी सारी साइकिल्स जो माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है वो नहीं चलेगी। ठीक है, तो क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, लेकिन आरबीसी में ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स रहेंगे, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, तो आरबीसी इमेच्योर स्टेज में तो आरबीसी के पास न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, जब एरिथ्रोपायोसिस होगा, एरिथ्रोपायोसिस, एरिथ्रोपायोसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, एरिथ्रोपायोसिस। ठीक है, जब एरिथ्रोपायोसिस होगा मतलब एक एक स्टेम सेल से जब आरबीसी बनेगी, प्रो एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट, ये एक स्टेज होता है, वो तुम्हें नहीं पढ़ना है। पर जब आरबीसी का फॉर्मेशन होगा, तो जब आरबीसी इमेच्योर स्टेज में रहेगी, तब उसके पास न्यूक्लियस रहेगा, बट मैच्योर आरबीसी लैक्स न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस है कि नहीं, तो मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं है, तो वो डिवाइड कर सकती है क्या?
कैन आरबीसी डिवाइड? आरबीसी डिवाइड नहीं कर सकती, उसका लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है। 120 दिन के बाद ये स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड, ठीक है। और उसके बाद नई आरबीसी आ जाएगी। अब सोचने की बात यह है कि आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज है, ठीक है, मुझे समझ आ गया। बाइकॉनकेव शेप की है, बाइकॉनकेव शेप सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया ये सब कुछ नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा आरबीसी में, ये सारी चीजें मुझे समझ में आ गई। आरबीसी आई कहाँ से? आरबीसी को बना कौन रहा है? कहाँ से आई आरबीसी? और आरबीसी का नंबर कितना होता है? आरबीसी, अब देखो, एक ये वैल्यूज बहुत क्वेश्चन में पूछती है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स की। एक चीज याद रखना, आरबीसी का काम क्या है हमारे बॉडी में? आरबीसी का काम क्या है हमारे बॉडी में? आरबीसी ऑक्सीजन कैरी कर रही है ना, ऑक्सीजन दे रही है हमारे सारे टिश्यूज को, तो जाहिर सी बात है कि हमें आरबीसी की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। तो आरबीसी मिलियंस में होती है, ठीक है, 5 to 5.5 मिलियंस। आरबीसी मिलियंस में रहेगी। अब देखो व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स अभी हम देखेंगे कि ये इन्फेक्शन वगैरह के टाइम पे रोल में आती है, ठीक है। मुझे कुछ इन्फेक्शन हुआ, मेरे बॉडी में कोई बैक्टीरिया आया, कोई वायरस आया, तब मेरे व्हाइट ब्लड सेल्स एक्शन में आएंगे। तो व्हाइट, तो मुझे रोज इन्फेक्शन होगा क्या? मुझे, तुम्हें, हमें रोज इन्फेक्शन होगा? नहीं, रोज इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन रोज हमें ऑक्सीजन तो चाहिए, हर मूवमेंट पे चाहिए। तो इसलिए आरबीसी, ऐसे याद रखना कि आरबीसी का बहुत ज्यादा रोल रहता है, इसलिए आरबीसी मिलियंस में मिलेगी। डब्ल्यूबीसी रोज रोज काम नहीं पड़ता, रोज रोज इन्फेक्शन नहीं होगा हमें, तो ये थाउजेंड्स में मिलेगी, ठीक है, 8 to 11,000 के बीच में मिलेगी पर mm3। और जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। अब प्लेटलेट्स ना, अभी तुम देखोगे इसका रोल क्लॉटिंग में होता है, खून बह रहा है तो क्लॉट बन के रुकेगा, तो इसका रोल क्लॉटिंग में होता है। तो मुझे लग सकता है ना, इससे थोड़ा बहुत कहीं पे कट मार्क्स हो सकता है, तो ये फिर भी फ्रीक्वेंट है कंपेयर टू डब्ल्यूबीसी के यूज से। मतलब मुझे रोज रोज इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन मुझे प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ सकती है, अगर मुझे कट लग गया तो प्लेटलेट्स का रोल आएगा, ठीक है। तो इसलिए प्लेटलेट्स याद रखना, ये लैक्स में होते हैं। कितने? 1.5 to 3.5 के बीच में होते हैं, ठीक है। इनका नंबर्स ऑल दो वेरी कर सकता है, ये इनकी नॉर्मल रेंज है, ठीक है। तो याद कैसे रखोगे? आरबीसी मिलियंस में होती है, डब्ल्यूबीसी थाउजेंड्स में होती है, और प्लेटलेट्स लाख में होते हैं। क्योंकि डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन के टाइम पे रोल पे आता है, तो मुझे रोज रोज इन्फेक्शन नहीं होगा, बट मेरी बॉडी को हर टाइम पे ऑक्सीजन चाहिए, तो इसलिए आरबीसी नेचर ने मिलियंस में बनाई है। और प्लेटलेट्स क्योंकि मुझे कट मार्क लग सकता है, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है कभी भी हमें, ठीक है, तो इसलिए प्लेटलेट्स लैक में बनाए गए हैं। तो अब फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है आरबीसी का? आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज है, बाइकॉनकेव शेप की है, न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है आरबीसी का? आरबीसी का फॉर्मेशन फीटस में, फीटस में तो योक सैक में होगा शुरू में, उसके बाद लिवर में होगा, स्प्लीन में होगा, थाइमस में होगा, ठीक है, जब बच्चा डेवलप होता रहता है तब। और अडल्ट्स में, हमारे अंदर, ये काम बोन मैरो में होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो में भी कहाँ बनती है? आरबीसी से याद रखना, रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो ही होता है जो आरबीसी का फॉर्मेशन करता है, रेड बोन मैरो। ये ऐसे, लेट्स से ये कोई बोन है, समझ लो बस कि ये कोई सी बोन है, ठीक है, यहाँ पर रेड बोन मैरो होगा, ठीक है, और ये बीच वाला पार्ट येलो बोन मैरो होता है, ये होता है रेड बोन मैरो। तो आरबीसी, आर से याद रखना, आरबीसी का फॉर्मेशन रेड बोन मैरो में हो रहा है, ठीक है। और बोन्स में भी कौन सी बोन्स? फ्लैट बोन्स, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी।
लिखेगा कि अडल्ट्स में आरबीसी फॉर्म्ड इन फ्लैट बोन्स, ठीक है, इसके नाम याद करने पड़ेंगे हमें, फ्लैट बोन्स। तो आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, रेड बोन मैरो में। इसीलिए जब भी हमें कोई बोन का कैंसर हो जाता है तो हमारे सारे ब्लड के सेल्स कम हो जाते हैं नंबर्स में, ठीक है, क्योंकि बोन मैरो में एक सेल होती है स्टेम सेल, हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, लिम्फोसाइट्स, इन सबको जन्म देती है, ठीक है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है अडल्ट्स में, फीटस में योग सैक में होता है लिवर, स्प्लीन, थाइमस, ठीक है। अब आरबीसी तो ऑक्सीजन लेके जाने का काम कर रही है, ठीक है, मतलब ये ऐसे कैपिलरीज है अगर ऐसे, तो आरबीसी यहाँ से जा रही होगी यहाँ से, लेकिन एक आरबीसी का जो बाइकॉनकेव शेप की होती है ना, तो आरबीसी का जो डायमीटर होता है वो 7.5 होता है माइक्रोन, लेकिन कैपिलरी का 5 के आसपास होता है। अब मुझे एक बात बताओ, 7.5 माइक्रोन की आरबीसी 5 माइक्रोन के कैपिलरीज में कैसे जा रही है? ये तो बड़ी है ना, इसका डायमीटर बड़ा है, इसका डायमीटर छोटा है कैपिलरी का, तो ये पास कैसे हो रही है? क्योंकि आरबीसी का जो साइटोस्केलेटन है, आरबीसी का जो साइटोस्केलेटन है वो स्पॉन्जी होता है, ठीक है, और स्ट्रोमैटिन से बना हुआ होता है, इसलिए आरबीसी स्क्वीज कर जाती है, ठीक है, इसलिए आरबीसी स्क्वीज कर जाती है। आरबीसी का डायमीटर बड़ा है लेकिन ये कैपिलरी का डायमीटर छोटा है, तो ये यहाँ से ऐसे स्क्वीज करके निकल जाती है, स्क्वीज करके, क्यों? क्योंकि उसका साइटोस्केलेटन स्पॉन्जी है, ठीक है, स्ट्रोमैटिन का बना हुआ है, तो स्क्वीज करके आरबीसी निकल जाती है। अब देखो डब्ल्यूबीसी के बारे में, देखो डब्ल्यूबीसी क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स। आरबीसी के बारे में एक चीज और देखो, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है बाहर वाली, उसको डोनेंस मेम्ब्रेन बोलते हैं, डोनेंस मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कुछ चीजों के लिए तो परमिएबल होती है, कुछ चीजों के लिए इम्परमिएबल होती है, ठीक है। तो आरबीसी की मेम्ब्रेन को डोनेंस मेम्ब्रेन बोलते हैं। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज है। आरबीसी 5 to 5.5 मिलियंस रहती है, ठीक है। आरबीसी का नंबर फीमेल्स में थोड़ा सा कम रहता है, मेल्स में थोड़ा सा ज्यादा रहता है, और न्यू बॉर्न में सबसे ज्यादा होता है 6.5 मिलियन के आसपास, ठीक है। तो न्यू बॉर्न में सबसे ज्यादा आरबीसी मिलेगी, मेल्स में 5 to 5.5 मिलेगी, फीमेल्स में 4.5 के आसपास मिलेगी, ठीक है। आरबीसी का प्रोडक्शन बोन मैरो में हो रहा है, बोन मैरो में भी रेड बोन मैरो में, और फीटस में किसमें हो रहा था? योग सैक में, स्प्लीन में, थाइमस में, ठीक है, लिवर में, इन सारी चीजों में। आरबीसी स्क्वीज करके क्यों निकल जाती है कैपिलरी को? क्योंकि आरबीसी का साइटोस्केलेटन स्पॉन्जी है, स्ट्रोमैटिन से बना हुआ है, ठीक है। 120 डेज का लाइफ स्पैन के बाद आरबीसी जाके मरती कहाँ पे है? स्प्लीन में। तो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। और जब बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ, हेमरेज हुआ, उस टाइम पे स्प्लीन ही होता है जो एज अ ब्लड बैंक की तरह काम करता है हमारी बॉडी के लिए। तो स्प्लीन एक्ट एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी आल्सो एंड एक्ट एज अ ब्लड बैंक आल्सो। जब मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा आरबीसी की नीड पड़ेगी तो स्प्लीन ही मेरी बॉडी को आरबीसी देगा क्राइसिस के टाइम पे, ठीक है। तो ये सब चीजें समझ में आई। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। व्हाइट ब्लड सेल्स, एक चीज बस इनके बारे में सबसे पहले याद रखो कि ये इन्फेक्शंस के टाइम पे काम में आती है। व्हाइट क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि कलरलेस होती है। और आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं था, इसके पास न्यूक्लियस रहेगा। आरबीसी के पास न्यूक्लियस क्यों नहीं था? क्योंकि उसे हीमोग्लोबिन के पिगमेंट को कैरी करना था, इसे नहीं करना, इसके पास न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी में आता कौन कौन है? डब्ल्यूबीसी को
ए ग्रैन्युलोसाइट, और ग्रैन्युलोसाइट के बेसिस में डिफरेंशिएट करते हैं। ए ग्रैन्युलोसाइट जिनमें ग्रैन्यूल्स नहीं मिलते हैं, ग्रैन्युलोसाइट जिनमें ग्रैन्यूल्स मिलते हैं। अब देखो 5 टाइप की होती है डब्ल्यूबीसी। एक होती है न्यूट्रोफिल, एक होती है मोनोसाइट, एक होती है लिम्फोसाइट, ठीक है, एक होती है बेसोफिल, और एक होती है इओसिनोफिल। ये 5 टाइप की आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। लिम्फोसाइट पौधे 2 टाइप की होती है, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये 5 सेल्स हो गई। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा रहती है नंबर में, 60 to 70% के आसपास, ठीक है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट का रोल ये याद रखना फैगोसाइटोसिस में होता है। These act as a phagocyte. फैगोसाइट मतलब ये कोई बैक्टीरिया है, ये आएगा, इसको अपने पास लेके और इसको एनगल्फ कर लेगा, खा लेगा, फैगोसाइटोसिस। कोई भी फॉरेन मटेरियल्स, कोई भी बैक्टीरिया जो मेरी बॉडी के लिए फॉरेन है, जो मेरी बॉडी को नहीं चाहिए, ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट उसको खाने का काम करेंगे। तो लिम्फोसाइट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एक्ट एज अ फैगोसाइटिक सेल्स, तो उसका आंसर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जाएगा। ये भूलना नहीं है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट सेल को खाने का काम करेंगे, फैगोसाइटोसिस कराएंगे। इओसिनोफिल जो होता है, ई से याद रखना, ई से याद रखना, ये एलर्जी के टाइम पे इंक्रीज होता है। तुम्हें किसी चीज की एलर्जी होगी, तुम डॉक्टर के पास गए कि मुझे इस प्रोडक्ट से, मुझे सोय के प्रोडक्ट से एलर्जी है, मुझे मिल्क के प्रोडक्ट से एलर्जी, या फिर मुझे पोलन ग्रेन से एलर्जी है। तो जब बहुत एक सस्टेनेबल टाइम तक की जब एलर्जी रहती है, तो जब डॉक्टर जब तुम्हारा सीबीसी कराएगा तो आईजीई बढ़ा हुआ मिलेगा, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ठीक है, इओसिनोफिल इंक्रीज मिलेंगे तुम्हारे बॉडी में। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज एट द टाइम ऑफ एलर्जी, और ये 5 ऑप्शंस तुम्हें दे देगा। तो एलर्जी ई से याद रखना, इओसिनोफिल। एलर्जी की जगह कभी कभी वो हे फीवर भी लिख देगा, ठीक है, मतलब एलर्जी की कंडीशंस लिख देगा, एस्थमा लिख देगा, ठीक है। तो इओसिनोफिल उसका आंसर जाएगा। बेसोफिल कम अमाउंट में रहता है, कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करता है बस ये, जैसे कि हिस्टामाइन, इसका रोल बाद में पढ़ेंगे हम, ठीक है। न्यूट्रोफिल जो है ये सबसे ज्यादा नंबर में होता है, और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के टाइम पे इंक्रीज होता है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के टाइम पे। तो आरबीसी हमारी 5 टाइप की है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट फैगोसाइटोसिस में हेल्प करेंगे। बेसोफिल सब्सटेंसेस रिलीज करेगा जैसे कि हिस्टामाइन। इओसिनोफिल एलर्जी के टाइम पे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये 5 टाइप के डब्ल्यूबीसीज होते हैं, न्यूक्लिएटेड रहेंगे, इनमें न्यूक्लियस रहेगा, कलरलेस रहेंगे। इनका लाइफ स्पेन 4 से 5 दिन का होता है, 4 to 5 days। और डब्ल्यूबीसीज का भी कैंसर होता है, डब्ल्यूबीसीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है अमाउंट में, कैंसर क्रिएट कर देगी। बहुत ज्यादा कम हो गई, इम्यूनिटी कम हो जाएगी हमारी, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का मेन रोल हमारे इम्यून सिस्टम में ही तो होता है, इम्यून सिस्टम में ही तो रोल है हमारा। तो डब्ल्यूबीसी अगर कम हो जाएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाएगा, ठीक है। ज्यादा बढ़ जाएगी, डब्ल्यूबीसी का नंबर अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये कैंसर कॉज कर देगा, ठीक है। ये तो बात हुई डब्ल्यूबीसीज की। न्यूट्रोफिल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के टाइम पे इंक्रीज होगा। इओसिनोफिल ई से याद रखना है,
एलर्जी के टाइम पे इंक्रीज होगा। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट हमें याद रखना है, ये फेगोसाइटोसिस है, ठीक है। बेसोफिल्स कुछ फैक्टर्स रिलीज करेगा जैसे कि हिस्टामाइन। अब बात की जाए प्लेटलेट्स की। मेगाकैरियोसाइट नाम की एक सेल होती है, मेगाकैरियोसाइट नाम की एक सेल होती है जो प्लेटलेट को जन्म देती है, मेगाकैरियोसाइट, ठीक है। बताया था मैंने ये 1.5 to 3.5 के आसपास रहेगी ये लैक्स में, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्लॉटिंग के लिए होता है। ये जब हम क्लॉटिंग पाथवे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जब कोई इंजरी होती है, ये एंडोथेलियम है हमारी, ब्लड यहाँ पे पास हो रहा है, ये इंजरी हो गई यहाँ पर, यहाँ पे इंजरी हुई, ठीक है, इंजरी हो गई, तो यहाँ पे बहुत इजीली प्लेटलेट्स ऐसे मूव कर रहे थे ऐसे। जैसे ही एंडोथेलियम रप्चर होगी तो ये क्या होगा कि प्लेटलेट यहाँ पे आके एग्रीगेट हो जाएंगे, ऐसे जमेंगे, कोशिश करेंगे कि ब्लड का फ्लो मत हो, फिर भी ब्लड फ्लो होगा, तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स रिलीज करेंगे जिससे यहाँ पे प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली प्लेटलेट्स का रोल ब्लड के क्लॉटिंग में है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में। और ये कुछ सब्सटेंसेस भी रिलीज करता है जैसे कि सेरोटोनिन। ये जब हम क्लॉटिंग पाथवे पढ़ेंगे तब हम याद रखेंगे, अभी बस हमें इतना याद रखना है कि प्लेटलेट मेगाकैरियोसाइट नाम की एक सेल होती है जिससे बनते हैं, नॉर्मल वैल्यू उनकी ये होती है, और उनका मेन रोल क्लॉटिंग फैक्टर्स में होता है, क्लॉटिंग के लिए होता है, ठीक है, ब्लीडिंग रोकने के लिए। दूसरा देखो प्लाज्मा क्या होता है, क्योंकि ब्लड तो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है ना, एक प्लाज्मा और एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने तीनों चीजें देख ली, आरबीसी देख ली, डब्ल्यूबीसी देख ली, प्लेटलेट्स देख लिया। प्लाज्मा क्या होता है, फ्लूइड पार्ट होता है, ब्लड का फ्लूइड पार्ट है, ठीक है। और प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, फ्लूइड पार्ट है, और 90 to 92% वाटर का बना हुआ है ये, ठीक है। बहुत सारे इसमें ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस भी होते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा में वाटर का बना हुआ ये तो हमें पता चल गया, बहुत कम परसेंटेज में कुछ प्रोटीन्स भी मिलते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स है, वाटर है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स है, सब कुछ है, ठीक है। मेन इसमें 3 प्रोटीन्स मिलते हैं, वैसे 3 नहीं मिलते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स मिलते हैं, अभी हमें हमारे लेवल पे बस 3 ही प्रोटीन याद रखने हैं। एक तो है एल्ब्यूमिन, एक है ग्लोब्यूलिन, और एक है फाइब्रिनोजन, ठीक है। ये 3 प्रोटीन्स होते हैं जो हमें प्लाज्मा में मिलते हैं। इसमें से एल्ब्यूमिन का रोल क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए काम में आता है ये, ऑस्मोटिक बैलेंस। ग्लोब्यूलिन का रोल हमारे इम्यून सिस्टम में है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह रिलीज करता है ये फर्दर 3 टाइप का होता है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, जिसमें से अल्फा और बीटा तो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज में आते हैं, गामा जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाता है, IgG E A M, ठीक है। फाइब्रिनोजन का रोल क्लॉटिंग में है, प्लेटलेट और फाइब्रिनोजन का साथ में रोल पढ़ेंगे हम क्लॉटिंग में। तो ये 3 टाइप के मेजर प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्लाज्मा में मिलते हैं। इसके अलावा ट्रांसफेरिन वगैरह भी मिलता है, सेल्यूलोप्लाज्मिन भी मिलता है, सेल्यूलोप्लाज्मिन, लेकिन ये सब अभी हमारे काम का नहीं है, ठीक है। और ये सारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन लिवर में होता है,
लिवर में इन सब का फॉर्मेशन हो रहा है, लिवर इन सारे प्रोटीन्स को बना बना के ब्लड में भेज रहा है। ये जो गामा होता है इसका प्रोडक्शन लिम्फोइड टिश्यू में होता है, ठीक है, ये समझा। तो 3 प्रोटीन्स देख लिए हमने, प्लाज्मा में वाटर होता है 90 to 90%, ये देख लिया हमने, ठीक है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम में इसका रोल है, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए होता है, लिवर से फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये आज हमने एक बेसिक देखा कि ब्लड किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा 90 to 90% वाटर होता है, उसमें बहुत सारे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, ठीक है। सारे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन लिवर में होता है। एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए होगा, ग्लोबुलिन इम्यून सिस्टम में काम आएगा, फाइब्रिनोजेन का रोल क्लॉटिंग में होगा। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं जिन्हें मेगा कैरियोसाइट नाम की एक सेल है वो बनाती है, ठीक है, जिनका भी मेन रोल क्लॉटिंग के लिए ही होगा। आरबीसी हमने देख लिया मिलियंस में होती है, बाइकॉनकेव शेप की होती है, न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया ये सारी चीजें उसमें नहीं होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी हमने देख लिया, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, हिस्टामाइंस। बेसोफिल हिस्टामाइंस रिलीज करते हैं और इओसिनोफिल एलर्जी के टाइम पे हमें यूज में आता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक हुआ हमारा बॉडी के फ्लूइड्स के बारे में कि बॉडी फ्लूइड्स किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। ब्लड, जिसके अंदर फर्दर आता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा, ठीक है। अब इसके आगे वाली क्लास में हम देखेंगे कि कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स में कैसे कैसे सर्कुलेशन आया, किन में डबल सर्कुलेशन आया, किन में सिंगल सर्कुलेशन था, फिशेस में कैसा था, एम्फीबियंस में कैसा है, रेप्टाइल्स में कैसा है, मैमल्स में कैसा है, ठीक है। ये सब अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दिस इज डन फॉर दिस क्लास, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।